हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर्स चैप्टर अभी आप लोगों का चल रहा है, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है क्लास 12th मैथ्स का, जिसमें कि हम आपको पार्ट 2 तक बता दिए थे। और आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पार्ट नंबर 3, यानी कि आज इस डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो 10.2 का जो थ्योरी चल रहा था विथ एग्जाम्पल्स के साथ। वो उसमें हम आपको कुछ टॉपिक बताए थे जो आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं पिछले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे। अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे इतना टॉपिक बोले थे कि आपको पहले कवर करना होगा। जैसे पहला पोजीशन वेक्टर था, दूसरा मैग्नीट्यूड था, तो ये दोनों टॉपिक हम कवर कर लिए थे। और उसके बाद इसमें इक्वल वेक्टर्स भी आपको बता दिए थे, यूनिट वेक्टर, एडिशन कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सब बता दिए थे। अब आपको टॉपिक जो पढ़ना है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पढ़ना है। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सीखना है। और लास्ट में आपको एक चीज़ और सीखना था इसमें, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज हम इस सारे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप इस कंप्लीट अगर आपका होता है, आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं देखकर और बनाकर, तो समझिए आप अपना एक्सरसाइज भी खुद से बना सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए, आज के पहले टॉपिक का नाम है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ए पॉइंट अगर आपके पास दिया हुआ है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, और आपसे कहा जाए कि इस दोनों को मिलाने वाला जो वेक्टर बनेगा, यानी कि ए पॉइंट से अगर बी को मिलाएंगे तो वेक्टर ए बी बनेगा। और इस ए बी वेक्टर का मान आप कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो ये भी आपका 1 नंबर का सवाल बनता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है। पहला दिन हम आपको पोजीशन वेक्टर बताए थे, और पोजीशन वेक्टर में बोले थे, एक बार थोड़ा सा याद दिला देते हैं, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। देखिए, पोजीशन वेक्टर में हम आपको ये पॉइंट पी था, तब पोजीशन निकालने के लिए हम इससे किससे कनेक्ट करते थे, ओ से। तो ओ से जब मिला देते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जिस पॉइंट से मिलाते हैं उस पॉइंट का, पी से मिला है तो ओपी वेक्टर, यानी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और इसका फॉर्मूला बताए थे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, मतलब आई जे के सटा देना है जो पॉइंट रहेगा उसमें। तो यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसको बताते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल, इसका देखिए ये पॉइंट ए है, तो इसका एक पोजीशन वेक्टर के लिए आप मान लीजिए पॉइंट ओ जो है यहाँ पे है, वो पॉइंट यहाँ पे है। अगर हम इसको यहाँ से मिलाएं तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए बनेगा। इसका नाम हम ओ ए वेक्टर ले लेते हैं। आप सोचिए कि ए से बी को मिलाते हैं, तो ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई इसको हम ए बी वैक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको इससे मिला देते हैं और ऐसे वेक्टर बनाते हैं इस दिशा में ऐसे, ठीक है, तो ये जो बनेगा इसको हम लोग ओ बी वैक्टर बोलेंगे, क्योंकि ओ से बी को कनेक्ट करा है तो ओ बी वैक्टर, ओ से ए को कनेक्ट करा है तो ओ ए वैक्टर, और ये तो ए बी आपको दिखाई दे ही रहा है। एक ट्रायंगल लॉ आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, यहाँ पर आप जान लीजिए। ट्रायंगल लॉ यह कहता है कि यहाँ से जो पहला वैक्टर यहाँ से यहाँ गया, दूसरा वेक्टर ये आपका यहाँ से आया, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ेंगे तो वह किसके बराबर होता है, तो ये इसके बराबर होता है। ट्रायंगल लॉ है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ओ ए वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ऐसे ए बी वेक्टर बराबर किसके होगा, ये पूरा, यानी कि ओ बी वेक्टर के बराबर होता है। ये ट्रायंगल लॉ है एडिशन यानी वेक्टर का। अब इससे आप सोच सकते हैं कि ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी है, तो क्या आप ए बी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तो ए बी का मान ही चाहिए ए बी वेक्टर का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वैक्टर ई प्लस ओ ए इधर आके माइनस ओ ए, यानी कि ये एक तरह का आपका नया एक फॉर्मूला बन गया। ए बी वैक्टर निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ओ बी में से ओ ए को घटा दीजिएगा, बी में से आपको ए को घटा देना है, यानी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश को घटा देना है। या आप इसको याद कीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी मतलब इस पॉइंट का पोजीशन। तो हम आपको बताएं, जिस पॉइंट का पोजीशन निकालना होता है उसमें आई जे के सटा देते हैं, तो इसमें आप आई जे के सटा दीजिए, तो इसका मान निकल जाएगा ऐसे, एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और Z2 के कैप। ये किसका मान आया, ये OB का, बीच में आपका माइनस है ये वाला, और उसके बाद आपको OA का मान, मतलब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब स्थिति से, तो इसमें आई जे के लगाएंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा। तो लगाइए x1 आई कैप y1 जे कैप Z1 के कैप, लगा दिए। अब आप बताइए क्या आप इसको से इसको घटा सकते हैं, क्योंकि हम आपको पहला दिन आपको घटाना भी बताएं कि भाई घटाते कैसे हैं। तो देखिए, घटाइएगा तो
एक आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तब मिलेगा आपको x2 माइनस x1, और आई तो दोनों में है तो आप कॉमन भी ऐसे ले सकते हैं। फिर उसी तरह से y वाला को y2 से घटाइएगा तो ऐसे लिखिएगा y2 माइनस y1, जे कैप बाहर आएगा और इसमें से इसको घटा लीजिए तो आपके पास आएगा z2 माइनस z1 और के कैप। और इससे ये एक नया फॉर्मूला आपका बनता है कि वेक्टर ए बी कभी आपसे पूछे, मतलब कि अगर आपके पास दूगो पॉइंट पता हो, दूगो पॉइंट ई वाला पता हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और तब कहा जाए कि दोनों को मिलाने वाला सदिश बताइए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। क्या? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे x1 x2 y1 y2 और z1 z2 इसमें से मान निकाल के रख देना, घटा के आंसर आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। कभी कभी हम आपको यह भी लगाएंगे कि ए बी वैक्टर बराबर क्या होता है, तो ओ बी माइनस ओ ए। इसको आप ऐसे भी एक और चीज़ से आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे जैसे अगर मान लीजिए आपसे सी डी वैक्टर का मान कभी पूछ दे तो आप क्या करिएगा, इससे आपको ये चीज़ पता चला होगा, ए बी है मतलब बी में से ए घटा है बाद वाला में से पहले वाला, तो यहाँ सी डी है तो आप क्या करिएगा, बाद में कौन है, डी है, तो आप ऐसे ओ डी माइनस ओ सी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपको कभी पी क्यू निकालना पड़ जाए तो बताइए पी क्यू के लिए आप क्या कंसेप्ट तैयार रखिएगा, बाद वाला में से पहले वाला, तो बाद वाला क्यू है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाद वाला में से पहले वाला आपको घटाना है। अगर मान लीजिए कि कभी कभी आपको पी आर का निकालना पड़ जाए, पी आर वैक्टर, तो बताइए क्या करिएगा, तो बाद वाला कौन है, आर है, मतलब लिखिएगा ओ आर वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, ऐसे। ये होता है पोजीशन मतलब वैक्टर निकालने का फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला तो ये आपको याद हो गया कि अगर बाद वाला में से पहले वाला घटा लेना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 के का। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं इसी में, ये अगर इस पर एक छोटा सा उदाहरण पहले हम आपको बता देते हैं जिससे कि आप इस टॉपिक को क्लियर कर पाए बढ़िया से। जैसे देखिएगा, मान लीजिए आपके पास से पहला पॉइंट है 2 3 4, ठीक है, और एक और पॉइंट है बी, मान लीजिए 4 2 और 1 है, और आपसे कहा जाए कि ए बी वैक्टर निकालिए, इसी ए बी वैक्टर आप बताइए कि क्या होगा। यही चीज़ आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो इससे इस वैक्टर का मान निकालिए। ठीक है, या हो सकता है इसका मोड भी आपसे पूछ दे। तो चलिए ए बी वैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला आप लगा दीजिएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, बस इसमें आपको मान बैठाते चलना है। तो देखिए ये जो मान होता है ना, इसको हम लोग x1 बोलते हैं, y1 बोलते हैं और z1 होता है। ये जो है x2 है, y2 है और z2 है। तो आपको बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, डायरेक्ट ऐसे भी घटा सकते हैं। तो घटाइए 4 में से 2, तो 4 माइनस 2, और फिर इसमें से इसको घटाइए तो 2 माइनस 3, फिर इसमें से इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 के कैप, ऐसे। अब इसको आप घटा सकते हैं, बताइए घटा के कितना आएगा, तो घटाइएगा तो 2 आई कैप, आइए 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में जे कैप, और 1 में तो ये माइनस में 3 के कैप, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए बी वैक्टर निकालिए। अब इसी में कभी कभी आपसे मोड भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका मोड यानी परिमाण बताइए, तो परिमाण के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसमें आप मान रख सकते हैं, एक्स का मान ये है, वाई का मान, जेड का मान। तो देखिए एक्स का मान 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर। क्या आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 4 13 1 14, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो √14 आपका आंसर हो गया। इसको आप वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट पता हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम आपको एक और सवाल बता देते हैं, कभी कभी आपसे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। एक और उदाहरण देखें, ये आप खुद से बनाने का, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है आपके पास 102, क्यू बराबर एक आध माइनस उनस वाला ले लेते हैं ताकि आप समझ जाए, ये वाला। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि पी क्यू वैक्टर का मान बताइए, क्या आप निकाल सकते हैं। एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिए, थोड़ा सा इस वीडियो को पहले रोक लीजिए, इसका आंसर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इसका मिला लीजिएगा कि आप सही बनाए या गलत है। ठीक है, तब तक हम 10 सेकेंड आप लोग के लिए समय दे देते हैं। चलिए देखिए, हम आपको एकदम सिंपल सी बात है, आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। पी क्यू बराबर आपको डायरेक्ट बाद वाला में से आप लोग को पहले वाला घटा लेना है। तो पहले आप चाहे तो फार्मूला लिख लीजिएगा एक बार, ये आपका फार्मूला तो अब याद हो गया होगा। ठीक है, अब आप बताइए इसमें मान रख दीजिए, तो बाद वाला में से डायरेक्ट पहले वाला घटाएगा तो -1 ऐसे, बाद वाला में से पहले वाला मतलब 2 - 0 जे कैप,
ई बाद वाला में से पहले वाला था 3 माइनस 2 के कैप। इसमें तो अब हमको लगता है कोई दिक्कत ना होना चाहिए। माइनस में 2i कैप, ये प्लस में 2j कैप और प्लस में एगो के कैप, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी ये आपका आंसर। इसमें अगर मोड निकालने की बात करें तो भी आप निकाल ही सकते हैं। मोड मतलब परिमाण, परिमाण का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, डायरेक्ट आप लिख दे सकते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, कितना आएगा बताइए? 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8, 8 है 1 9, 9 का वर्गमूल निकलता है 3। तो इस तरह से आप इसका आंसर 3 बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आराम से अब आप निकाल पाएंगे। तो ए वी वेक्टर आप निकाल सकते हैं। तो पहला टॉपिक आपका समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर 2 पॉइंट पता रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा वेक्टर कंपोनेंट के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए बराबर है, जैसा कि आप जानते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपको पहला चीज़ पूछा जाता है कि भाई इसका वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? तो वेक्टर कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सदिश घटक। सदिश घटक मतलब इसमें सदिश वाला पार्ट कौन सा है? तो सदिश, सदिश क्या होता है? सदिश में आई जे के लगल रहेगा, मतलब डायरेक्शन भी लगल रहेगा। तो बस वेक्टर कंपोनेंट में आप क्या करिएगा, ये सब जो भी है वो सब हो जाएगा। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये आपका वेक्टर कंपोनेंट है। यही अगर स्केलर कंपोनेंट का है तो आई जे के खाली हटा दीजिएगा, यानी दूसरा जो चीज़ होगा स्केलर कंपोनेंट, जिसको आप अदिश घटक बोलते हैं। अदिश घटक कहिएगा तो आप बस खाली एक्स वाई जेड को लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड। ये क्या, ये बात समझ में आ गई? ये बहुत छोटा सा चीज़ है जो आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर आपको निकालने पहले पता हो, या निकालने के लिए भी कह सकता है, ए बी वेक्टर भी आपसे पूछ सकता है ऐसे, तो ए बी का मान भी आप निकाल सकते हैं। उसमें भी अगर आप चाहें तो वेक्टर कंपोनेंट स्केलर तो पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए ना, कि वेक्टर कंपोनेंट मतलब बस आई जे के लगल रहेगा तो उसको वेक्टर कंपोनेंट, जिसमें आई जे के हटा दीजिएगा तो वह स्केलर कंपोनेंट। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण पे आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए पॉइंट है, ऐसे ए बराबर 1 2 3, अभी जस्ट आपको बताया थे ऐसा निकालने वाला 5 1 और 4, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि पहले आप वेक्टर ए बी निकालिए, ठीक है। और आपसे यह भी कहा जाए कि इसमें आप वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट बताइए, स्केलर कंपोनेंट बताइए। मतलब हिंदी तो आप समझ ही रहेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सदिश घटक एवं अदिश घटक बताइए, अदिश घटक, ठीक है। दोनों निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? तो चलिए आपको सबसे पहले अभी आपको जस्ट बताए थे ए बी वेक्टर निकालने के बारे में। तो क्या करते हैं, ए बी वेक्टर मतलब बाद वाला में से पहले वाला। फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा। देखिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से सोचिए क्या आएगा। देखिए इसमें पहले हम घटाते हैं, इसको बाद वाला में से पहले वाला घटा दीजिए। तो 5 माइनस 1 ये आई है, और 1 माइनस 2 जे कैप, 4 माइनस 3 के कैप। घटाने में तो कोई दिक्कत ना है, इसको घटाइएगा तो आपका 4 आई कैप, ये माइनस में जे कैप हो जाएगा क्योंकि 1 में से 2 घटेगा, और ये आपका प्लस में एगो के कैप, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो एगो। तो ये जो आंसर है ए बी का है, ठीक है। लेकिन आपसे वो पूछ रहा है कि इसका भाई वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, तो आप लिखिएगा वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक। तो सदिश घटक में आपको ये खाली यही चीज़ लिख देना था, 4 आई कैप कॉमा दे देना है, माइनस जे कैप और के कैप, ये आपका आंसर हो गया। आई जे के लगल रहा है। लेकिन यही स्केलर कंपोनेंट जब लिखिए, हाँ देखिए, तो स्केलर कंपोनेंट में आप लिखिएगा कंपोनेंट मतलब अदिश घटक। तो अदिश घटक में क्या क्या लिखेगा, खाली इसके कांस्टेंट वाला 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये आपका स्केलर कंपोनेंट होगा। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि नहीं, एक बार सोच लीजिए जल्दी से। जब भी आपको कोई पॉइंट दे ले रहा है तो ए बी पहले आप निकाल लीजिए, उसका आई जे के वाला लगा दीजिएगा तो वो वेक्टर कंपोनेंट है, बिना आई जे के लिखिएगा तो स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आप समझ गए होंगे, जो आपको हम यहाँ पे एक बार याद दिला देते हैं भाई कि आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए टॉपिक अगर आप सारा समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन जब देखिएगा ना तो आपको इसी से रिलेटेड सवाल भी देखने को मिलेगा। देखिए
पोजीशन वेक्टर आप पढ़ ही लिए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना। आप ये वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स भी पढ़ लिए, वेक्टर कंपोनेंट भी आप पढ़ लिए, स्केलर कंपोनेंट भी पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना क्या है, देखिएगा ध्यान से, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, चलिए आपको हम अब आगे ले चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानिए। कोलिनियर वेक्टर्स, संरेख सदिश जिसको आप बोलते हैं, संरेख सदिश। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पे संरेख सदिश के बारे में हम आपको बताए थे, याद कीजिए, परिभाषा वाला में बताए थे पहले वाला पार्ट में, कि दूगो संरेख सदिश कब होता है, जब वो पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, दूगो एक ही रेखा के पैरेलल होता है तो उसको संरेख सदिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के रूप में जानना है, तो जैसे मान लीजिए कि आप गौर से देखिएगा, दूगो वेक्टर्स जो है, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर said to be collinear if their corresponding elements are same, their corresponding elements are same नहीं बल्कि इसका प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इफ़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। ये इसका मतलब हम आपको दूसरा भाषा में बताते हैं, इसको पहले आप हिंदी में समझ लीजिए। आप यही कंडीशन, या आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं, या ये याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और लैम्डा क्या है, तो ये स्केलर है, जहाँ पर आप याद रखिएगा, जहाँ लैम्डा क्या है तो ये स्केलर है। स्केलर मतलब आप अदिश समझ सकते हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस चीज़ को पहले हिंदी में लिख देते हैं। दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी संरेख होगा यदि, ऐसे, इसका एक मेन कंडीशन हम आपको बताते हैं, ऐसे आप लिखिएगा, वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर है। ये कंडीशन ही आप याद रखिएगा, एक के से काम आपका चल जाएगा। लेकिन इसका मेन जो कंडीशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी कह सकते हैं A2 बटा A1 ऐसे करके, ऐसे B1 बटा, पहले हम वेक्टर आपको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये तो पहले मेन कंडीशन हो गया वेक्टर, मान लीजिए कि इफ़ वेक्टर ए बराबर आपका A1 आई कैप, A2 जे कैप, और A1 A2 ऐसे करके A1 ऐसे ले लेते हैं, हाँ ठीक है, A1 A2 A3 के कैप, ठीक है। और एक वेक्टर बी बराबर आपको ऐसे रहेगा, A2 आई कैप, B2 जे कैप, यहाँ पर क्या लिख, हाँ B2 जे कैप प्लस, यहाँ पर सब ए बी से, हाँ यहाँ पे हम लिख दिए A1, यहाँ पे A1 A2 A3, यहाँ पे आपका B1 B2 लिखना पड़ जाएगा, B1 B2 और B3 के कैप, ऐसे, ठीक है। कोई भी आप अंक में ले सकते हैं, या हम कुछ भी मान सकते थे। यहाँ पर A1 A2 A3 B1, यहाँ पर आप लिखिएगा B1 B2 B3। अगर ऐसा वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर को आप संरेख कब कह सकते हैं, जब ऐसे अनुपात इसका बराबर होना चाहिए। बाद वाला में से पहले वाला करिए, या पहले वाला में से बाद वाला, यानी ऐसे लिख सकते हैं B1 बटा A1, B2 बटा A2 और B3 बटा A3, तीनों का मान अगर बराबर आता है, और बराबर किसके, कोई कांस्टेंट आएगा जो लैम्डा होगा, लैम्डा के बराबर आता है, मतलब रेशियो बराबर आ जाता है अगर, तो हम कह देते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के संरेख है। हम उदाहरण पे हम आपको समझाते हैं जिससे कि आप जल्दी में समझ पाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले अनुपात निकालना। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन पे आप समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ऐसे दिए हुए 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 6k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर b बराबर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस में 12k कैप, ठीक। और आपसे कहा जाएगा कि क्या, आपको बताना है, क्या वेक्टर a और वेक्टर b संरेख है, वेक्टर a और वेक्टर b संरेख है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि आर या इज़ आर वेक्टर a एंड वेक्टर b कोलिनियर, क्या वेक्टर a और वेक्टर b संरेख है, ये आपको चेक करना है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप इसका A1 इसको कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, A1 B1 C1 ऐसे भी मान सकते हैं, A2 B2 C2 ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हम आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, देखिए इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, वो लिखने पर डिपेंड करता है कि इसको आप क्या माने। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे लिख देते हैं 2i कैप
3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक। और इसका मतलब हुआ कि a1 इसको छांट लीजिए, a1 का मान 2 है, इसको आप b1 a2 b2 भी कर सकते हैं। तो चलिए हम a1 इसको a2 मान लेते हैं, इसको a3 मान लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हम मानते हैं a1 का मान 2 हो गया और a2 का मान 3 हो गया और a3 का मान 6 हो गया। सब में से इसी को हम a वाला है इसलिए a भी ऐसे करके मान लिए। वेक्टर b बराबर यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिए 4i कैप 6j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। अब इसमें से अगर आप मानिएगा तो b1 आपको दिखाई देगा 4, b2 दिखाई देगा 6 और b3 दिखाई देगा 12। अभी दोनों का ना अनुपात निकालिए। अनुपात कहने का मतलब अब अनुपात निकालिए, मतलब ऊपर में नीचे कर सकते हैं या जो दोनों में से जो इच्छा है ऊपर को पहले आप लिख सकते हैं, इसी को भाग दे सकते हैं। तो देखिए आप दूसरा को b1/a1 लिखिए 4/2 6/3 और 12/6। हम नीचे बटा ऊपर लिखे हैं, मतलब b1/a1 जो अभी हम आपको यहाँ पे कंडीशन लिखे थे। इसी को आप उलट के भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आपको दोनों कंडीशन बताए थे। देखिए वेक्टर a बराबर लैम्डा वेक्टर b या वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर a, ये तो इसी को उलट के भी आप बोल सकते हैं। बस अनुपात तीनों का मान बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिएगा तो आपको अनुपात सबका देखिए सबका बराबर आ रहा होगा और ये बराबर मान क्या है 2 है, यानी लैम्डा का मान है। इसका मतलब आप समझ गए कि सबका अनुपात 2-2 आ रहा है। देखिए इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो सबका बराबर आ रहा है। तब ये कंडीशन तो फॉलो किया ना, b1/a1 और b2/a2 और b3/a3 ये बराबर आ गया किसके 2 के। इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b जो था ये एक दूसरे के समरेख है, मतलब कि कोलिनियर है। आप कह सकते हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कोलिनियर। ये आपको चेक करने के लिए कभी कभी आपसे कहा जा सकता है कि अब वेक्टर a तथा वेक्टर b समरेख है, ठीक है, समरेख है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बस दोनों को आप भाग दे के देखिएगा, आप इसको उलट पुलट के भी भाग दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कि बस दोनों का सबका अनुपात बराबर आना चाहिए, तब आप उसको संरेख बोल सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न है जो आपको मौखिक रूप से आपको सोच कर बताना, हम आपको इसको बताएंगे नहीं, खुद आपको सोचना है कि संरेख है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप लिखा हुआ है, ठीक है, और एक वेक्टर लिखा हुआ है 3i कैप और माइनस में यहाँ पे लिखा गया है 3j कैप और प्लस में लिखा गया है मान लीजिए 6k कैप। अब आपको सोचकर बताना है क्या ये संरेख है, संरेख है, संरेख मतलब कोलिनियर है या नहीं है, बस ये आपको आइडिया लगाना है, ठीक। इसको देखना है, जिसमें मन उससे भाग दीजिए, आपको देखना है कि बराबर है अगर तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये बात तो समझ गए होंगे और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि संरेख है या संरेख नहीं है, कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो ये टॉपिक भी आप समझ गए होंगे कोलिनियर वाला। अब हम आपको ले चलते हैं अगला जो टॉपिक आपको समझना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लाइन जब 3D जब पढ़िएगा वहाँ पर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब आपको पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। हिंदी में बोलते हैं इसको दिक् अनुपात, दिक् अनुपात एवं दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि दिक् अनुपात इसका क्या होगा, दिक् कोसाइन क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। जैसे देखिए अर्थात इसका मतलब समझिए, इसमें मान निकालना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर पता हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर a बराबर आपको दिया गया है xi कैप yj कैप और zk कैप, ठीक है। ये वेक्टर आपको दे दिया जाए, ये वेक्टर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए पहला चीज़ कि आप बताइए कि इसका भाई डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियोज, जिसको आप दिक् अनुपात बोलते हैं, दिक् अनुपात, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। शॉर्ट में इस डायरेक्शन रेशियो को इतना हमेशा लिखेंगे तो समय लगेगा, इसको हम शॉर्ट में DRS बोलते हैं, ऐसे
DRS मतलब डायरेक्शन रेशियोज। तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, इसमें जो स्केलर पार्ट आपको बताए थे, स्केलर कंपोनेंट क्या है, x है, y है और z है, यानी कि x y z, यही इसका डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। बस कुछ नहीं है, जो भी वेक्टर आपको पता रहेगा उसमें x y z का मान छाट लीजिएगा, उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। और दूसरा चीज़ है भाई डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस जिसको आप दिक् कोसाइन बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर ये आपको देले है, इसमें अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, DCS ऐसे, ठीक है। और DCS का फॉर्मूला होता है, इसमें आपको याद रखिएगा x/√अंडर, y/√अंडर और z/√अंडर। ये रूट अंडर में क्या है हम आपको बताते हैं, रूट अंडर में परिमाण होता है, यानी कि x y z है, परिमाण का फॉर्मूला आपको याद होगा x² y² और z², जिसको मैग्नीट्यूड के नाम से आप जानते हैं, x² y² z², x² y² और z², ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डायरेक्शन को साइन पूछे तो x/y/z/, बटा वाला समझ गए, रूट अंडर है। और ये जो होता है इसी को हम लोग l के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग m के नाम से जानते हैं और इसको n के नाम से। इसी l बराबर आप ऐसे भी लिखते हैं cos अल्फ़ा, cos बीटा और cos गामा। बाद में आप आगे चल के हम जब डायरेक्शन बताएंगे लाइन के बारे में, उस टाइम भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, तो उस टाइम cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गामा। तो ये देखिए अल्फ़ा बीटा है क्या, अल्फ़ा बीटा गामा, ये फार्मूला तो आपको याद हो गया, मेन फार्मूला आपका यही है, फिलहाल आपको यही काम करना है। लेकिन जब लाइन पढ़िएगा उस टाइम आपको यह भी बताएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3D प्लेन में ये आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे कोई वेक्टर आपके पास कुछ इस तरह से है, मान लीजिए, तो ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं एक्स वाई है, ये जेड है, ठीक है। और एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई अक्ष के साथ बनाए तो उसको बीटा बोलते हैं, और जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है उसको गामा बोलते हैं। और तब हम डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन यही होता है, डायरेक्शन कोसाइंस बराबर होता है एल बराबर कॉस अल्फ़ा और एम बराबर कॉस बीटा और n बराबर cos गामा, ठीक है। और एक नोट में आप यह भी याद रख सकते हैं, नोट में l² प्लस m² प्लस n² बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी कैसे होता है अभी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए l का मान समझिए cos अल्फ़ा, m का मान cos बीटा और n का मान cos गामा। इसी के चलते हम आपको यह भी बताएं, गौर से देखिए यहाँ पे l इसी को बोलते हैं, या cos अल्फ़ा इसको बोल सकते हैं, cos बीटा इसको बोल सकते हैं, cos गामा इसको बोल सकते हैं। अगर ये तीनों को वर्ग करके जोड़िएगा, देखिए स्क्वायर करना है ना, अभी हम आपको बताए थे, इसको आप निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। l² m² n² का मान निकालना है, ठीक है। तो l का मान आप अभी पढ़े x/√अंडर x² प्लस y² प्लस z², ऐसे इसका स्क्वायर कर दीजिए। m का मतलब y/x² प्लस y² प्लस z², रूट में है लेकिन स्क्वायर भी करना है क्योंकि आपको स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। और प्लस में आपको n का मान होता है z/√अंडर x² प्लस y² प्लस z²। क्या आप बताइए, इसको स्क्वायर करके तीनों को जोड़ेंगे तो क्या एक आएगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। स्क्वायर करने से तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला रूट जो है ना आपका हट जाएगा, तो x² y² z² प्लस ये बताइए क्या बनेगा, y² x² y² z², ये क्या बनेगा, z² बटा x² y² और z²। अब आप बताइए एलसीएम आप ले सकते हैं, तो x² y² z², ऊपर में आपका x² y² और z², ये तो बेचारा टपक जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि l² प्लस m² प्लस n² बराबर 1 होता है। या आप इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि cos² अल्फ़ा cos² बीटा प्लस cos² गामा का मान 1 होता है। अभी कैसे भाई, देखिए दोनों एक ही चीज़ है। l का मान आपको बताया है, cos अल्फ़ा भी कर सकते हैं या इसे x/√अंडर, m का मान ये वाला और n का मान ये वाला। तो आप ये दोनों फार्मूला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि l² प्लस m² प्लस n² का मान क्या होता है, 1 होता है। यही चीज़ आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि cos² अल्फ़ा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा का मान बताइए, तो आप 1 बताइएगा, ठीक है। अब इसमें एक नया सवाल बन जाता है जो हम आपको अभी बता ही देते हैं, sin² अल्फ़ा sin² बीटा और sin² गामा का मान क्या होगा, इसको आपको सोचना है। और ये आपका
होमवर्क में छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे, जब 3D पढ़ाएंगे उस टाइम इसका मान बताएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान रखते हैं तो इसके मदद से आप इसका मान निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। आप यहाँ से छोटा सा बात जल्दी में याद रख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? XYZ। डायरेक्शन को साइन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x/√अंडर, y/√अंडर, z/√अंडर। इस पर सवाल आपको दिखा देते हैं, भाई सवाल कैसे पूछता है यह भी आप जान लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि कोई वेक्टर a बराबर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 2i कैप, 3j कैप और 5k कैप। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका आप बताइए डायरेक्शन रेशियोज भी बताइए और एक डायरेक्शन कोसाइन भी बताइए। तो बताइए क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, इसमें x का मान, y का मान, z का मान है, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियोज पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला? XYZ ही होता है। XYZ मतलब x का मान 2 है, y का मान 3 है, z का मान 5 है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ये बताया गया, x/√अंडर, y/√अंडर, z/√अंडर। और रूट अंडर मतलब आप समझते हैं ना, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब इसमें आपको मान बैठा देना है, तो सबका मान x y z का मान पता है, तो 2/√अंडर लिखिए, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, फिर 3 बटा, क्योंकि y का मान इस बार रखना है, तो 3/2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। z का मान यहाँ पे 5 है, तो 5/2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान आप बता सकते हैं कि नहीं? जल्दी से सोच कर देख लीजिए, इसको इधर ही बना देते हैं, इधर ही देख लीजिएगा। ठीक है, इसका मान देखिए 2 बटा कितना आएगा, 5 के स्क्वायर 25, 25 और 4 29 और 9, 29 और 9, 9 9 18, यानी कि आपका 38 आ जाना चाहिए। क्या इसको चलिए लिख देते हैं ऐसे, 4 + 9 + 25 और 3 बटा सेम चीज़ और 5 बटा सेम चीज़, नहीं लिखे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अभी जोड़ लीजिए, 9 4 13, 5 3 8, 2 1 3, यानी कि 38 ही आएगा। √38, 3/√38 और 5/√38। ठीक है, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन रेशियो पूछे चाहे डायरेक्शन कोसाइन पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपसे, ऐसा सवाल भी अगर आप एक्सरसाइज देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। एक लास्ट टॉपिक आपको और पढ़ना है जो हम आपको कंप्लीट करा ही देते हैं आज। देखिए लास्ट, ये देखिए एडिशन ऑफ ट्रायंगल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो वहाँ पे नियम लगाए थे, यहाँ पर अभी थोड़ा सा बता देंगे। सेक्शन फार्मूला के बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, सेक्शन फार्मूला जैसे विभाजन सूत्र क्या होता है, लास्ट जो आपको टॉपिक है ये, इसमें देखिए अब हम आपको बताते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र दो तरह से आप पढ़े होंगे, एक अंतर विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन, यानी कि इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। देखिए पहले हम आपको इंटरनली बताते हैं, उसके बाद एक्सटर्नली। पहला है इंटरनली, जिसको आप अंतर विभाजन बोलते हैं, अंतर विभाजन। ठीक है, तो अंतर विभाजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रहेगा और एक पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसको हम मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, ये मिला दिए तो आपका ए बी वेक्टर बना। यहाँ पे आपको अंतर विभाजन अनुपात भी दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, और इसका अनुपात है आपका m/n। अनुपात समझते हैं, रेशियो भी दे देगा, इसमें हम आपको रेशियो दे देते हैं। जैसे पॉइंट आपके पास a बराबर, यहाँ पे हम ही लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर आपके पास कोई पॉइंट दे देगा x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट दे देगा x2 y2 और z2, और इसका अनुपात रेशियो भी दे देगा। रेशियो मतलब अनुपात इसका दे देगा आपका m/n, ऐसे करके दो चीज़। देखिए जो जो दिए हुए रहता है उस पर गौर से ध्यान दिया जाता है। a का मान b का मान, दो पॉइंट दे देगा और अनुपात भी दिए हुए रहेगा, और इंटरनली भी पूछ सकता है, एक्सटर्नली भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फिलहाल अंतर विभाजन है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा o, ठीक है, इससे मिलाएंगे तो ये आपका वेक्टर बनेगा OA वेक्टर, इससे मिलाएंगे तो इसको हम लोग OB वेक्टर बोलेंगे, और इससे मिलाते हैं तो इसको हम लोग OB वेक्टर। देखिए ई वेक्टर OA है, अब इसको हम लोग OA वेक्टर बोलते हैं,
इसको हम लोग ओपी वेक्टर बोलते हैं और इसको हम लोग ओबी वेक्टर, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर मिला दिए। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, यानी कि ओपी वेक्टर आपसे पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अब बटा एम प्लस एन। अब आप सोच रहे होंगे सर बी कहाँ से आया, तो देखिए ये जो ओ ए वैक्टर, ये जो है ना ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए मानते हैं, ओ बी मतलब ओ बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी मानते हैं, और ओ पी, ये जो ओ पी है इसको आप आर मान सकते हैं क्योंकि पोजीशन वेक्टर है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ हम लिख दिए, ओ पी बराबर एम वेक्टर बी कहाँ से लाइएगा, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन मतलब स्थिति सदिश, यानी इसमें यहाँ जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये वाला, इसमें आई जे के सटाइएगा ना तो उससे आपका वेक्टर ए मिलेगा, इसमें आई जे के सटा दीजिएगा तो वेक्टर बी मिलेगा, ये वाला। अब यहाँ ए और बी का मान इस दोनों में से निकाल लीजिएगा आई जे के सटा के, और एम अनुपात एन, यहाँ अनुपात दिले रहेगा, एम एन का मान यहाँ पे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए और बटा में एम प्लस एन। यही होता है अंतः विभाजन का फॉर्मूला, ठीक है। यही एक, अगर मान लीजिए बाह्य विभाजन आपसे पूछ दे तो बाह्य में क्या करना है, देखिए अंतः में प्लस होता है और बाह्य में क्या होगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा लिख देते हैं, एक्सटर्नली अगर आ जाए, एक्सटर्नली मतलब बाह्य विभाजन आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, बाह्य विभाजन आएगा तो वेक्टर आर बराबर एम वेक्टर बी, यहाँ पे खाली माइनस लगा दीजिएगा, एन वेक्टर ए बटा में एम प्लस सॉरी यहाँ पे एम माइनस एन, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपको क्या कर देना, माइनस माइनस कर देना। तो ये बाह्य विभाजन है, एकदम सेम अनुपात आपका देले ही रहेगा। वेक्टर बी वेक्टर ए कहाँ से लाइएगा, आपको याद हो गया होगा। देखिए वेक्टर ए जो लाएंगे वो ओ ए वेक्टर है, मतलब ओ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर से, और वेक्टर बी जो लाते हैं वो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और इसी आर का मान आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए कि अंतः विभाजन में आप क्या लिखिएगा, बोलिए, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा एम प्लस एन। आप बाह्य विभाजन में क्या लिखेगा, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बटा एम माइनस एन। लेकिन एक चीज़ और पढ़े होंगे, मध्य बिंदु के बारे में भी आप सुने होंगे, 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे, मिड पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए, मिड पॉइंट क्या लिख दिए भाई, हाँ सही है ना, मिड पॉइंट मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु अगर आपसे पूछ दे, जैसे मान लीजिए वेक्टर पॉइंट एगो यहाँ है, एगो बी पॉइंट है, ए है और ये बी है, इस पर एकदम बीचों बीच है, इसमें ऐसे समझ लीजिए, इसमें बीच बीच कहने का मतलब इसका अनुपात 1 है, इसका भी अनुपात 1 है, इस पर एम एन नहीं रहेगा, वो आपको कहेगा मध्य में बीच है, मतलब मध्य बिंदु का ऐसे। तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ओ ए है, ये ओ बी है, ये ओ पी है, ये ओ है, तो ये आपका वेक्टर ए बनेगा, ये वेक्टर बना ऐसे, यहाँ ओ है, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है। ऐसे पूछे अगर मध्य बिंदु में तो क्या करिएगा, सोचिए एम का मान इस बार 1 है, एन का मान इस बार क्या है, 1 है, तो इसमें रख दीजिए, यहाँ 1 रखिएगा, यहाँ भी 1 रखिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1, तो बताइए नीचे ए का 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऊपर में आपका दोनों ये रह जाएगा ऐसे ही। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बटा में 1 1 2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, ठीक है। ये आसान है, वेक्टर दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो वह मध्य बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर एक्सटर्नली में माइनस, इंटरनली में प्लस, कोई दिक्कत एक बार फिर से देख लीजिए, इंटरनली में प्लस, एक्सटर्नली में माइनस, और मध्य बिंदु पूछे था ए प्लस बी बाई 2। ए बी कहाँ से निकालना, बस मेन यही चीज़ समझना है कि पहला पॉइंट में आई जे के सटा देंगे, दूसरा पॉइंट में आई जे के सटाएंगे, तो इसमें ए मिलेगा, इसमें बी मिलेगा। अब हम आपको क्वेश्चन ही बता देते हैं जिससे कि आप समझ पाए। देखिए अगर आप अपने बुक को भी देखिएगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा अपने बुक में, लेकिन हम आपको बुक का क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको अपना मन से एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखिएगा तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, देखिए 15 नंबर, पी क्यू देले को मिलाने वाली रेखा 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंतः एवं बाह्य दोनों लिखे हुए, विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश आपसे निकालना है। एकदम वैसा ही है, देखिए 2 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करें, वही चीज़ है, 2 पॉइंट दे ले मध्य, हम इन दोनों पर अपना मन से उदाहरण दे के आपको एक बता देते हैं, ठीक ना, जिससे कि आप समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कहा जाए, एक पॉइंट ए बराबर दे दिया जाए 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप 5 6 और मान लीजिए 2 है, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इसका रेशियो भी दे दिया जाए, रेशियो मान लीजिए अनुपात दे दिया जाए 2 अनुपात 1,
ठीक है, 2:1 दे दिया जाए। और आपसे पहला वही इंटरनली पूछेगा एक्सटर्नली पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं, और आप पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर R का मान आप बताइए, दोनों निकालना है, इंटरनली में भी और एक्सटर्नली में भी। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इंटरनली का, यानी कि अंतः, ठीक है, अंतः विभाजन पूछेगा। तो अंतः विभाजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको वेक्टर A चाहिए, वेक्टर बी चाहिए। तो वेक्टर ए कहाँ से लाइएगा, तो ओ ए वेक्टर, यानी कि इसमें आई जे के सटाइएगा ना तो उसको आपको वेक्टर ए मिलेगा। तो इसमें आई जे के सटा दीजिए, तो 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। ये आई जे के सटाने का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो इससे आपका वेक्टर ए आ गया। वेक्टर बी मतलब बी पॉइंट से, इसका मतलब इसको वो भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें आई जे के सटा दीजिए, तो 5i कैप 6j कैप और प्लस में 2k कैप। ए मिल गया, बी मिल गया, अनुपात भी आपको दिखाई दे ही रहा था। m अनुपात n बराबर कितना है, 2:1, यानी कि m का मान 2 है और n का मान 1 है। अब आप इस फार्मूला में रख दीजिए। अब आप जानते हैं कि चूंकि वेक्टर r बराबर इंटरनली में क्या होता है, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा में m प्लस n। इसमें आपको मान बैठा के आंसर निकाल देना। चलिए बैठाते हैं। m तो आपके पास 2 है, वेक्टर b आपके पास ये है 5i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस n का मान यहाँ 1 है तो 1 लिखिएगा, और वेक्टर a ये है आपका 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और बटा में m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। अब आप बताइए, देखिए इसको आपको 2 से गुना करना होगा, तो 10i 12j 4k, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो बेचारा उतने रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचा में हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, 10 और 2 हो जाएगा 12i कैप, 12 और 3 हो जाएगा 15j कैप, और 4 हो जाएगा 8k कैप, और बटा में आपके पास 3 रहेगा। यही आपका आंसर आएगा। चाहे तो आप सब में 3 लटका सकते हैं, जैसे 12/3 कट जाएगा, 15/3 कट जाएगा, 8/3 कटेगा नहीं, तो वही आपका आंसर। तो ये आपका इंटरनली है। अब आप बताइए क्या आप एक्सटर्नली में बना सकते हैं कि नहीं। एक्सटर्नली में कुछ नहीं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला तो आपको याद हो गया होगा, m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a बटा m माइनस n। क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। m मतलब आप समझते ही हैं, n मतलब इसमें रख के घटा के आंसर बता देना है, ठीक है। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, उम्मीद है आप बना सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और हम, ये आपका होमवर्क में रहेगा, माइनस वाला। पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट देना है, माइनस है, ब्रैकेट तोड़िएगा, आराम से निकल जाएगा। इसी का सारा चीज़ यही रहेगा, निकालना है, ठीक है। एक और सवाल मध्य बिंदु वाला भी बता देते हैं। जैसे देखिए दूसरा सवाल आपका है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए बराबर है 4 1 2, बी बराबर है 6 1 3, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि मिड पॉइंट का आप वेक्टर निकालिए। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालिए, ठीक है। तो भाई कैसे निकालिएगा, सबसे पहले वेक्टर ए बताइए आप। तो वेक्टर ए बताए कि इसमें आई जे के सटा दीजिए, तो 4i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बताइए, तो इसमें सटा दीजिए, तो 6i कैप j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद होगा, मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वेक्टर आर बराबर याद कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाई 2, बस। अब इसमें मान बैठा दीजिए। ए का मान ये पता है 4i कैप j कैप प्लस 2k कैप, और प्लस बी का मान 6i कैप j कैप और 3k कैप, और बटा में 2। अभी 4 6 10 i कैप 2j कैप और 3 2 5k कैप, अब बटा में 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा कमेंट करके, नहीं तो अगला बता देंगे, नहीं तो एक्सरसाइज में तो आपको बताएंगे ही। सब लोग इसका आंसर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा माइनस है, आपको घटाना जोड़ घटाव आना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से हमने आपको सारा टॉपिक बता दिया है, ठीक है। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आप अपना बुक एक बार देख लीजिए, देखिए इसमें आपको यही सब प्रश्न आपको दिखाई देगा कि भाई मध्य बिंदु निकालिए, अनुपात निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। और देखिए यहाँ पे आप एक बार सवाल देख लीजिए, इसका क्या कर रहा है, परिमाण ज्ञात करना है। उसके बाद समान सदिश है तो एक्स वाई का मान, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु सदिश से अदिश घटक पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है, अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है,
फिर आपसे क्या कर रहा है, फिर मात्रक सदिश बताए हैं, अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है, और एक फिर अनुदिश एक क्या निकालना, अनुदिश से ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 हो, संरेख सदिश, फिर डायरेक्शन कोसाइन है। सब टॉपिक वही जो हम आपको बताए हैं। एक बार क्या करिएगा, इस वीडियो को टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको एक बार टॉपिक याद दिला देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फॉर्मूला जैसे आप 10 को पढ़ते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे टॉपिक के एक तरह का फॉर्मूला ही आप ऐसे कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे जो टॉपिक है पहला कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ज्वाइनिंग, वेक्टर कंपोनेंट इक्वल, यूनिट, एडिशन, कोलिनियर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, और ये आपका क्या था, सेक्शन फार्मूला था, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ तो आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं। ट्रायंगल लॉ कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है, जैसे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, यानी कि ये वेक्टर अगर आप ऐसे बनाइएगा तो ये ए बी वैक्टर बना, और ये वेक्टर बना मान लीजिए यहाँ से बी से सी गया तो इसको हम बी सी वैक्टर बोलते हैं, और ई वैक्टर अगर ऐसे लगाइएगा तो इसको ए सी वैक्टर बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि ए बी प्लस इसको जोड़ेंगे बी सी, तब बराबर ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, तो ए सी वैक्टर के बराबर होगा। ये चीज़ होता है, ठीक है। और इसी से आप एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा, जो लास्ट अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको मिलेगा। ये चीज़ है, इसी के मदद से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर कितना होता है, AC होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप क्या करिएगा, अपना एक्सरसाइज आपको देखना है, जो आप लोगों का एक्सरसाइज है 10.2, इसको आपको पहले टच करना है खुद से। तो आज आप लोगों को बनाना है, ठीक है। खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, अगर संभवतः बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको कल के वीडियो में आपको 10.2 का क्वेश्चन आंसर एक एक करके हम आपको सारा बताएंगे, और आप मिला भी लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक जरूर करिएगा।